क्वेश्चन है जी आपके सामने, Watkins Incorporation has never paid a dividend, ठीक है, and it's not known when the firm might begin paying dividends. ठीक हो गया। कह रहा जी its current free cash flow is 1 lakh and this FCF यानी कि free cash flow is expected to grow at a constant 7% rate. The weighted average cost of capital is yani WACC is 11%. Watkins currently holds 3,25,000 of non-operating marketable securities. वो पैसा जो कि आप कंपनी के ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने की बजाय उसको किसी दूसरी जगह पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट कर देते हो, उससे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और इसको दूसरे वर्ड्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं जी इट्स लॉन्ग टर्म डेट इज 1 मिलियन बट इट हैज़ नेवर इशूड प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। वॉटकिंस हैज़ 50,000 शेयर्स ऑफ स्टॉक आउटस्टैंडिंग। अब इसके पार्ट्स पर काम कर लेते हैं जी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। कह रहे हैं जी कैलकुलेट वॉटकिंस वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस। अब हम ए पार्ट की तरफ आ जाते हैं। वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में कहते हो VOP। फॉर्मूला लिखते हैं जी FCF1, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे FCF1 लिख रहा हूँ तो ये जो VOP होगा ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस 0 यानी कि VOP 0। FCF1 डिवाइडेड बाय बैक माइनस G। अब स्टूडेंट्स मैंने जो बात की थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के किसी के शेयर्स और डिविडेंड्स के ऊपर बात करते हैं तो हम स्टॉक वैल्यूएशन की टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करते हैं, और अगर हम ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं तो फिर हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं P0 इक्वल्स D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स और डिविडेंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम स्टॉक वैल्यूएशन की टर्मिनोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं, और जब हम किसी ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम उसकी टर्मिनोलॉजीज को उसके अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्टॉक वैल्यूएशन से मिलते जुलते नजर आएंगे, यानी जो उसमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए थे उसी तरह के कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर यूज होंगे, फर्क सिर्फ टर्मिनोलॉजीज का होगा। तो जिस तरीके से आपका स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर P0 का मतलब ये होता है कि आज की प्राइस, उसी तरीके से वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस का मतलब VOP 0 का मतलब इस वक्त कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, ओवरऑल कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है। अब इसके अंदर तो सिर्फ शेयर्स की बात होती है ना, यानी हम जब P0 की बात कर रहे हैं तो उसमें हम शेयर्स को ले रहे हैं, D1 को ले रहे हैं, उसके इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न को ले रहे हैं। और जब हम वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं तो फिर हम तमाम जितने उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो डेट इक्विटी है, चाहे वो डेट प्रेफर्ड इक्विटी है, उन तमाम को कंसिडर करते हुए फिर हम उसका वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस निकाल रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर देखो हम यहाँ पे वैक यूज़ कर रहे हैं ना, और जब हम वैक यूज़ करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अगर वैक के चैप्टर को आप सामने ले आएँ तो हम उसके अंदर उन तमाम कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो कंसोलिडेट करके जितना कैपिटल जो है वो कंपनी यूज़ कर रही है, डेट से कितना, इक्विटी से कितना या प्रेफर्ड से कितना, उन सब को एक्यूमुलेट करके कंपनी जो पैसा इस्तेमाल कर रही है। तो अब हमें जब वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस निकालना है कंपनी का कि आज कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, तो हमारे पास जो डाटा मौजूद है VOP 0 के लिए, तो FCF यहाँ पे आ जाओ, इट्स करंट फ्री कैश फ्लो इज़ 1 लाख। तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे
क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डाटा जो है वो FCF 0 का गिवन है, तो अब इसके अंदर 1 प्लस जी का इम्पैक्ट लेके आएंगे और उसके बाद हम बैक माइनस जी। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन है जी 1 लाख, हमारे पास FCF पड़ा हुआ है। 1 प्लस ग्रोथ कह रहा है जी 0.07, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय वैक कह रहा है क्वेश्चन में कितना है जी 11% माइनस 0.07। और जब हम इसके ऊपर अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी के ऊपर बी कह रहा है जी कैलकुलेट दी कंपनी टोटल वैल्यू। तो हमने निकालनी है जी टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो VOP आया है उसके अंदर हम प्लस कर देंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन अदर वर्ड्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। टोटल वैल्यू के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा VOP 0 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन अदर वर्ड्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एक थोड़ी सी डिबेट है कि ये जो वर्ड यूज हुआ है नॉन ऑपरेटिंग का, वो पैसा जो कि आप कंपनी के ऑपरेशंस में यूज नहीं करते और उसको किसी दूसरी जगह पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ, वो पैसा जो कंपनी के ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनना चाहिए आपका कि हमने VOP 0 निकाल के उसके अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज को क्यों ऐड किया। तो इसका जवाब ये है, यानी ये जो हमने VOP टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमने VOP 0 के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ऐड किया, तो ऐसा हमें क्यों करना पड़ा। तो इसके लिए आप नोट कर लो कि जब हम फ्री कैश फ्लो निकालते हैं, जब हम फ्री कैश फ्लो निकालते हैं तो फ्री कैश फ्लो निकालते वक्त मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं, ये जब मैं फ्री कैश फ्लो आपको एक्सप्लेन करूंगा उस वक्त मैं फिर आपको बताऊंगा कि हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को क्यों निकाल देते हैं। फिलहाल आप अपने पास नोट कर लो कि हम VOP में टोटल वैल्यू निकालने के लिए VOP के अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जब आप FCF कैलकुलेट करते हैं फ्री कैश फ्लो, उस वक्त मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इग्नोर कर देते हैं। तो अब हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास VOP मौजूद है जी 2675000, इसके अंदर हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को प्लस कर दें और हमारे पास हैं जी मार्केटेबल सिक्योरिटीज 3 to 5,000। हमारा जो फाइनल आंसर बन जाएगा इसका वो हो जाएगा जी दिस, और उसके बाद प्लस। तो टोटल वैल्यू होगी जी कंपनी की 3 मिलियन। अब आ जाए जी सी पार्ट के ऊपर। तो सी पार्ट हमारा डिमांड कर रहा है जी कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स कॉमन इक्विटी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हवाले से डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंट्रिंसिक, प्रेजेंट, करंट, ये तमाम टर्म्स का मतलब एक ही है कि आज की वैल्यू। इसको नोट कर लें।
कि अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंट्रिंसिक, इसका मतलब आज की वैल्यू, करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी निकालने के लिए हम टोटल वैल्यू से माइनस कर देते हैं डेट और माइनस कर देते हैं प्रेफर्ड, क्योंकि टोटल वैल्यू जब निकलती है तो इसके अंदर वो तमाम पैसा शामिल होता है जो कि आपकी इक्विटी से आया, प्रेफर्ड से आया, डेट से आया। तो टोटल वैल्यू में से जब आप डेट को और प्रेफर्ड को माइनस कर देंगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी में। तो हमारे पास टोटल वैल्यू है जी 3 मिलियन, इसे माइनस कर दें, क्वेश्चन में आपके पास डेट मौजूद है 1 मिलियन, और कंपनी प्रेफर्ड मेंटेन ही नहीं कर रही, तो मतलब जीरो। तो दो सूरतें हैं ना, या तो जीरो लिख दें या फिर नहीं लिखें। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3 मिलियन माइनस 1 मिलियन, 2 मिलियन हो गया आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी। अब आ जाए डी पार्ट के ऊपर। डी पार्ट आप वैसे ही निकाल सकते हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। इंट्रिंसिक पर शेयर स्टॉक, तो मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकली है। मैं एक काम करता हूँ, इनके साथ में इनकी जो है वो सिंबल्स ऐड कर देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं टीवी से। ठीक है जी, टोटल वैल्यू हो गई, सॉरी, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर के लिए अब आपके पास फॉर्मूला क्या है जी? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, कॉमन इक्विटी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी 2 मिलियन, इसको हम डिवाइड कर दें, आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी 50,000 शेयर्स। तो 50,000 आपके पास क्वेश्चन में शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आपके पास आंसर आ गया जी 2 मिलियन डिवाइडेड बाय, ये आ गई आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि हमने पूरी कंपनी को वैल्यूएट किया, और वैल्यूएट करने के बाद हमने उसकी प्राइस निकाली कि ये उसकी प्राइस होनी चाहिए। तो स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर जो है हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये फॉर्मूला हो तो हम उसकी डिविडेंड की बेस पे, उसके इन्वेस्टर रिटर्न की बेस पे और ग्रोथ की बेस पे उसकी प्राइस निकालते हैं, और फिर हम जाते हैं कि जी अब इस प्राइस के ऊपर हमें कंपनी के अंदर बाइंग और सेलिंग परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली यही सिनेरियो यहाँ पर है।
कि अब आपने सिर्फ उसकी डिविडेंड के ऊपर बात नहीं की, अब आपने उस कंपनी की पूरी वैल्यूएशन करने के बाद निकाला कि अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ये बन रही है। अब आप इस प्राइस को लेके मार्केट में जाओगे और फिर देखोगे ये कितने प्राइस पे ट्रेड हो रहा है।